हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद समर 2.0। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम लोग एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं और उसमें हम लोगों ने सबसे पहले ज्योग्राफी क्लास 6 से शुरुआत की है और अभी तक हम लोगों ने 6 चैप्टर कवर कर लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे 7वां चैप्टर। दोस्तों, इस चैप्टर की पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है। आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप लोग चाहें तो यहाँ से टेलीग्राम चैनल पे जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी तरीके से कुछ दिक्कत होती है तो आप लोग हमसे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 7, हमारा देश भारत। दोस्तों, इस चैप्टर के जो कुछ भी क्वेश्चंस बन रहे थे हमने पीडीएफ में शामिल कर दिया है। आप लोग चैप्टर को कवर करने के बाद इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी भी तरीके से कुछ दिक्कतें आती हैं तो आप हमसे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में किन किन चीज़ों के बारे में, किन किन टॉपिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें प्रायद्वीप के बारे में। पड़ोसी देश भारत, जिनकी सीमा भारत के साथ लगती है, और जलोढ़ निक्षेप के बारे में देखेंगे। सहायक नदियाँ किसे कहते हैं, भौतिक विभाजन के बारे में देखेंगे, हिमालय के बारे में पढ़ेंगे और प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अध्ययन करेंगे। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, लक्षद्वीप द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार प्रवाल, इन सभी टॉपिकों को हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। दोस्तों, इन लाइनों के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि भारत जो है वो एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है और इसके उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। आप अगर इस चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो अगर आप इसे इंडिया मानते हैं, भारत मानते हैं, तो आप देखेंगे कि उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। तो इस चित्र के माध्यम से भी आप इन लाइनों के बारे में समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। दोस्तों, प्रायद्वीप की परिभाषा दी गई है कि स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है वह प्रायद्वीप कहलाता है। अगर हम चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो अगर हम मान लेते हैं ये कोई स्थल खंड है और यह किसी बड़े स्थल खंड से जुड़ा हुआ है और इसके तीनों तरफ पानी है। आप अगर यहाँ चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 3 तरफ जो है जल से घिरा हुआ है और इसका एक भाग जो है किसी बड़े भूभाग के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे भूखंड को हम प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम आगे देखेंगे। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3214 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2933 किलोमीटर तक है। दोस्तों, इन लाइनों के माध्यम से हमें भारत के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक की जो विस्तार है उसके बारे में पता चल रहा है कि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो भारत का विस्तार है, भौगोलिक विस्तार है, वो 3214 किलोमीटर है
और अरुणाचल प्रदेश यानी कि पूर्व से पश्चिम कच्छ तक इसका विस्तार जो है वो 2933 किलोमीटर है। और भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, आपको इन फैक्टों को याद रखना होगा। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। और आप लोगों को एक बात बता दें कि इन फैक्ट्सों को याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, और उस ट्रिक को जो है आगे इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड की जाएगी, जिसकी मदद से आप लोग आसानी से इन फैक्ट्स को याद रखेंगे लंबे समय तक और अपने उपयोग में लेंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। दोस्तों, आप लोग इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे ये अगर हम इस चित्र में इसको भारत मानते हैं तो इसका पूर्व से पश्चिम का विस्तार जो है वो 2933 किलोमीटर है, और उत्तर से लेकर यहाँ दक्षिण तक इसका विस्तार जो है वो 3214 किलोमीटर है, जो पीछे की लाइनों में बताया गया है। बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय 1 से अधिक होता है। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जिन देशों का पूर्व से पश्चिम की तरफ विस्तार अधिक होता है, वहाँ पर 1 से अधिक मानक समय होते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों, आपको पता होगा कि सूर्य जो है वो पूर्व की दिशा से निकलता है, दिखाई देता है, तो पश्चिम की तरफ पहुँचते पहुँचते उसकी रोशनी काफ़ी समय लग जाता है, जिसकी वजह से दिन के समय में बहुत बार परिवर्तन देखने को मिलता है। इसलिए जो है ऐसे देशों में जहाँ पे पूर्व से पश्चिम की तरफ विस्तार अधिक होता है, वहाँ पे 1 से अधिक समय मानक समय माने जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पे नीचे देखें लाइन में लिखा हुआ है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 6 मानक समय है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 6 मानक समय माने गए हैं। जैसे आप लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ भारत में अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में समय का 2 घंटे का लगभग अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि हमारा जो विस्तार है वो जो है 2933 किलोमीटर है, जिसकी वजह से जो है 2 घंटे का अंतर दिखाई देता है। इसी बात को इन लाइनों में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर अधिक होता है, वहाँ पे 1 से अधिक मानक समय माने जाते हैं, ताकि लोगों की दिनचर्या में सुगमता हो। चलिए अब हम आगे देखने की कोशिश करते हैं। प्रायद्वीप, जिसके बारे में हमने पीछे बता ही दिया है, उसी को ये चित्र के माध्यम से यहाँ पे समझाया गया है कि यह एक बड़ा भूखंड है और इसके साथ एक छोटा भूखंड जुड़ा हुआ है एक सकरे स्थल के माध्यम से, और इसके तीनों तरफ जो है जल है। तो ऐसे भूखंड को जो है प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि 60 मिनट में जो है वो 1 अंश होता है और 60 सेकंड में 1 मिनट होता है। आप लोग इस चीज़ को तो जानते ही होंगे, बस आप इतना ध्यान रखेंगे कि मिनट को ऐसे दर्शाया जाता है, यानी कि कुछ डिजिट लिखा होगा, अगर उसके ऊपर 1 लकीर लिखी होगी तो उसे जो है मिनट मानेंगे। अगर किसी डिजिट के ऊपर, अगर कोई डिजिट है उसके ऊपर 2 लकीरें हैं तो उसे जो है सेकंड माना जाता है। और अंश को तो आप लोग जानते ही होंगे कि किसी डिजिट के ऊपर छोटी सी गोली होती है तो उसे जो है अंश के नाम से जानते हैं। तो 60 मिनट में 1 अंश होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23 अंश 30 मिनट उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 अंश 4 मिनट उत्तर तथा 37 अंश 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूर्व तथा 97 अंश 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। दोस्तों, इन सभी लाइनों के माध्यम से हमें भारत की लोकेशन के बारे में बताने की कोशिश की जा रही है कि भारत कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, इन लाइनों को हम चित्र के माध्यम से आसानी से समझेंगे। सबसे पहली लाइन में इन्होंने ये बताया है कि जो है भारत वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरी लाइन में ये कह रहे हैं कि कर्क रेखा 23 अंश 30 मिनट उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दोस्तों, हमने पीछे की कक्षाओं में कर्क रेखा, मकर रेखा, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बताया है। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके से यहाँ पे कुछ समझने में दिक्कत होती है तो आप पीछे की क्लासों को देख लें, जिसकी सहायता से आप आगे की क्लासों को आसानी से समझ सकते हैं।
तो चलिए हम इन लाइनों को चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखें कि इन्होंने सबसे पहली लाइन में ये बताया है कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो हम अगर मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी को हम 4 बराबर भागों में बांट देते हैं। अब 4 भागों में बांटने के बाद हम दिशा को निर्धारित कर देते हैं। ये नॉर्थ हो गया, और ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया। तो दोस्तों इसमें देखेंगे कि सबसे पहले इन्होंने बताया है कि उत्तरी गोलार्ध में, तो ऊपर वाला हिस्सा जो है वो उत्तरी गोलार्ध है और नीचे का हिस्सा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध है। तो सबसे पहले ये निश्चित हो गया कि भारत जो है यहाँ कहीं ऊपर स्थित होगा। तो पहली लाइन तो हमारा जो है ये क्लियर हो गया कि भारत यहाँ कहीं पे भी स्थित हो सकता है। अब हम आगे की लाइनों को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो कर्क रेखा है 23 अंश 30 मिनट उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो हम यहाँ से एक कर्क रेखा गुजार देंगे, इसके मध्य भाग से लगभग होकर गुजरेगी, चाहे यहाँ पे भारत हो चाहे यहाँ पे, तो उसके मध्य भाग से होकर लगभग गुजरेगी। उसके बाद उसके आगे की लाइनों में ये कह रहे हैं कि दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 अंश 4 मिनट उत्तर तथा 37 अंश 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित है। यानी कि यहाँ पे अब देखिए इस चित्र के माध्यम से आप अब समझने की कोशिश करेंगे कि जो है दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर यहाँ से ये अगर यहाँ पे अगर भारत आप मानते हैं, यहाँ पे अगर भारत मानते हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि यहाँ से इधर से इसके बीच में जो है तो 8 अंश 4 मिनट, 8 अंश यहाँ नीचे 4 मिनट, और जो है 37 अंश जो है 6 मिनट ऊपर यहाँ पे इस वाली लाइन पे मान लेते हैं। तो इसके बीच में अब भारत जो है कहीं पे स्थित होगा, यहाँ या यहाँ। अभी इस चीज़ को जो है डिसाइड नहीं हुआ है कि कहाँ पे स्थित है। अब ये डिसाइड हो गया है कि सबसे पहले तो ये डिसाइड हुआ कि उत्तरी गोलार्ध में है। उसके बाद इन्होंने ये बताया कि दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार है वो 8 अंश 4 मिनट उत्तर और 37 अंश 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच में है। तो ये अक्षांश रेखा हो गई। अब इनके बीच में जो है भारत कहीं पे स्थित होगा। अब उसके आगे हम देखेंगे अगली लाइन में ये कह रहे हैं कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूर्व तथा 97 अंश 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। तो अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं पहली देशांतर जो है 68 अंश 7 मिनट यहाँ कहीं आएगी, और दूसरी जो है 97 अंश 25 मिनट यहाँ कहीं आएगी। तो हमारी रेखा जो ये अक्षांशी रेखा और देशांतर रेखा, यानी कि 8 अंश और 4 मिनट और 37 अंश 6 मिनट और 68 अंश 7 मिनट और ये जो है 97 अंश 25 मिनट, इसके बीच में इन्होंने बताया। तो इनके हिसाब से अब जो है भारत की जो स्थिति होगी यहाँ पे होगी। तो इन लाइनों के माध्यम से ये यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की लोकेशन कहाँ पर स्थित है। तो चलिए, अगर आपको ये चीज़ समझ में ना आया हो तो आप लोग इस चीज़ को 2-3 बार अगर देखेंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। इस चित्र में वही चीज़ समझाया गया है कि यहाँ से जो है देशांतर रेखा ये 68 अंश 7 मिनट 97 अंश 25 मिनट और ये अक्षांशी रेखा जो है 8 अंश 4 मिनट और 37 अंश 6 मिनट, इसके बीच में भारत की लोकेशन दिखाई गई है। चलिए अब हम आगे की लाइनों को समझने की कोशिश करते हैं। भारत के पड़ोसी देश जिनकी सीमा भारत से लगती है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं जिनकी सीमा भारत के साथ लगती है। तो वो हैं बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव, भूटान, अफ़गानिस्तान, और ये जो हैं ये घटते हुए क्रम में है, यानी कि जिसकी सबसे ज़्यादा सीमा भारत के साथ लगती है पहले वो हैं, फिर उसके बाद जिसकी सीमा लगती है वो हैं, इस हिसाब से फिर लास्ट में जिसकी सबसे कम सीमा लगती है वो अफ़गानिस्तान है, यानी कि सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, फिर सबसे कम जो है अफ़गानिस्तान की लगती है। तो घटते हुए क्रम में इस चीज़ को बताया गया है। दोस्तों अब यहाँ पे आप देखेंगे
कि यहाँ पे हमने इन फैक्ट्स को याद करने के लिए एक ट्रिक बनाया है, उसका आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे तो जिसकी मदद से आप इस चीज़ को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। और ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं जिनकी सीमा भारत के साथ लगती है। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से इस चीज़ को याद रख सकते हैं। ट्रिक है कि मेरा बचपन से MBA का सपना था। तो आप यहाँ पे जो है बचपन से MBA यहाँ पर लिख लेंगे, उसके बाद इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसकी मदद से आप जो है भारत के पड़ोसी देशों को याद रख सकते हैं जिनकी सीमा भारत के साथ लगती है। तो B से हो जाएगा बांग्लादेश, और C से हो जाएगा चाइना, P से हो जाएगा पाकिस्तान, N से हो जाएगा नेपाल, M से हो जाएगा मालदीव, और B से हो जाएगा भूटान, A से हो जाएगा अफ़गानिस्तान। तो इस तरीके से आप इन सभी चीज़ों को याद रख सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। पीछे हमने इस चीज़ को बता दिया कि जो है हमारे यहाँ लगभग 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम गुजरात के बीच में। तो वही यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। जून 2014 में तेलंगाना भारत का नया राज्य बना। पहले यह आंध्र प्रदेश का भाग था। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो है तेलंगाना पहले कौन से राज्य का भाग था, तो आंध्र प्रदेश का भाग था। और ये जो है 2014 में, जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना नया राज्य बना। दक्षिण में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। दक्षिण में 2 द्वीप हैं, एक श्रीलंका, दूसरा मालदीव, जो हमारे पड़ोसी हैं। और पाक जल संधि के माध्यम से भारत जो है श्रीलंका से जुड़ा हुआ है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि भारत और श्रीलंका को जो है कौन सी जल संधि अलग करती है, तो पाक जल संधि है। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। पाक के नाम से आप पाकिस्तान को मत याद करना, आप पाक के नाम से श्रीलंका है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि पाक जल संधि के माध्यम से श्रीलंका भारत को अलग करती है। चलिए आगे हम देखते हैं। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। अब जो राज्यों का निर्माण हुआ है, अभी हमने पीछे देखा कि जून 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होकर नया राज्य बना। तो जो राज्यों का निर्माण हुआ है अभी तक, उन राज्यों का निर्माण जो है भाषाओं के आधार पर हुआ है। आप इसे ध्यान रखेंगे कि राज्यों का जो निर्माण हुआ है आज तक वो भाषाओं के आधार पर हुआ है, जनसंख्या या क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं, बल्कि भाषाओं के आधार पर राज्यों का निर्माण हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। अब यहाँ पे आप क्षेत्रफल की दृष्टि से बता रहे हैं कि सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है, और सबसे छोटा जो राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो गोवा है। यहाँ से दो तीन क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो है राज्यों का निर्माण किसके आधार पर हुआ है, तो आप याद रखेंगे कि भाषाओं के आधार पर राज्यों का निर्माण हुआ है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछे सबसे बड़ा जो है राज्य, तो वो राजस्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछे कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आप ध्यान रखेंगे गोवा है। चलिए आप यहाँ देखेंगे ये भारत है और ये श्रीलंका है, और ये जो है जो संधि जल संधि है पाक जल संधि, इसके माध्यम से भारत और श्रीलंका एक दूसरे से अलग हैं। चलिए अब हम देखेंगे जलोढ़ निक्षेप। ये नदियों द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी को जो है जलोढ़ निक्षेप कहते हैं, और ये नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती हैं। सहायक नदी, अब हम देखेंगे सहायक नदी किसे कहते हैं। एक नदी या सरिता, सरिता जो है नदी का पर्यायवाची है। एक नदी या सरिता जो मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित कर देती है, जो है वो सहायक नदी कहलाती है। ऐसी नदी या सरिता जो किधर से भी आकर जो है मुख्य नदी में आकर मिल जाती है, अपना जल उसी में विसर्जित कर देती है, तो वो जो है सहायक नदी कहलाती है। आप सहायक नदी की परिभाषा यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। ये
टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखें कि ब्रह्मपुत्र और गंगा 2 नदियां जो हैं ये विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये ध्यान रखेंगे कि भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, और डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि सुंदरबन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और ये ब्रह्मपुत्र और गंगा के द्वारा लाए गए लाए गए निक्षेपों से निर्माण होता है इनका। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब डेल्टा के बारे में आगे और बताया जा रहा है कि इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। बहुत बार क्वेश्चन में डेल्टा के नाम दे दिए जाते हैं और वहाँ पे ये पूछा जाता है कि इस डेल्टा की आकृति कैसी है, तो आप सुंदरबन डेल्टा के बारे में ध्यान रखेंगे कि सुंदरबन डेल्टा जो है वो त्रिभुजाकार आकृति का है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदियों के मुहाने पर बनता है। अब यहाँ पे डेल्टा के बारे में बता रहे हैं कि डेल्टा कहाँ बनता है, तो डेल्टा जो है स्थल का वह भाग होता है जो नदियों के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदियों का मुहाना कहते हैं, और नदियाँ जहाँ पर जो है समुद्र में जो है प्रवेश करती हैं उस स्थान को, उस जगह को जो है नदियों का मुहाना कहा जाता है। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदियों के मुहाने पर बनता है, और नदियों के द्वारा जो है समुद्र में जहाँ प्रवेश करती हैं वहाँ पे उस जगह को जो है नदियों का मुहाना कहा जाता है। अब हम देखेंगे भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। पर्वत, पठार, मैदान, इन सब के बारे में हमने पीछे की कक्षाओं में भी पढ़ ली है। अब हम आगे जो है तट के बारे में देखेंगे और द्वीप समूह के बारे में देखेंगे। उत्तर से हिमालय संतरी का कार्य करता है। आप यहाँ ध्यान रखेंगे, संतरी मतलब है सुरक्षा के लिए उपयोगी, यानी कि जो है हिमालय जो है वो हमारे लिए एक तरीके से सुरक्षा का काम करता है। तो वो यही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर से हिमालय जो है संतरी का कार्य करता है, यानी कि सुरक्षा का कार्य करता है। अब यहाँ पे हिमालय के बारे में कुछ बातें बताई जा रही हैं। दोस्तों, हम लोग जो कुछ भी चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो क्लास 6 के अकॉर्डिंग है। आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि हम जो कुछ भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो कक्षा 6 के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा विस्तार से यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। जो कुछ भी चीज़ें क्लास 6 में दी गई हैं उसी के हिसाब से हम चीज़ों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर हिमालय के बारे में जो कुछ भी दिया है उसको जान लेते हैं कि हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। अब सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि हिमालय को जो है मुख्यतः 3 श्रृंखलाओं में बांटा गया है। सबसे जो है उत्तर में स्थित जो श्रृंखला है उसे हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर भी है। अब इसे याद रखेंगे कि हिमालय या हिमाद्री में ही विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। अब मध्य जो हिमालय है, बीच का हिमालय, मध्य मतलब बीच का हिमालय जो है वो हिमाचल या हिमाद्री के दक्षिण में यानी कि नीचे की ओर स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है और यहाँ पर बहुत सारे जो है लोकप्रिय पहाड़ी स्थान भी है। शिवालिक जो है सबसे दक्षिण में स्थित है और शिवालिक जो है तीसरा जो है जिसका नाम शिवालिक है वो सबसे दक्षिण यानी कि सबसे नीचे है। चलिए अब इसे हम चित्र के माध्यम से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए आप ये हिमालय है, हिमालय को 3 खंडों में बांट दिया गया है और सबसे ऊपर यानी कि सबसे उत्तर के भाग को जो है बृहद हिमालय या हिमाद्री के नाम से जानते हैं और मध्य वाले यानी बीच वाले को हिमालय या हिमाचल के नाम से जानते हैं और तीसरे यानी कि सबसे दक्षिण जो सबसे नीचे है उसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। और अगर हम अफ़गानिस्तान जाएं तो सबसे पहले हमें जो है शिवालिक मिलेगा, फिर मध्य हिमालय मिलेगा यानी कि हिमाचल और उसके बाद फिर बृहद हिमालय या हिमाद्री मिलेगा। ये अफ़गानिस्तान जाने के क्रम में दर्शाया गया है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। अब ये बता रहे हैं अगर भारत का नक्शा आप देखेंगे, भारत का नक्शा अगर आप देखेंगे तो जो है अब यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो
ऊपर हिमालय है, उसके दक्षिण यानी कि उसके नीचे जो है भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यानी कि यहाँ इस क्षेत्र के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप मैप लेकर बैठेंगे तो वहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो ऊपर का हिस्सा है सबसे हिमालय है, उसके बाद उसके नीचे वाला हिस्सा यानी कि दक्षिण वाला हिस्सा जो है जिसे हम उत्तर मैदान के नाम से जानते हैं, तो वो इसी चीज़ के बताने की कोशिश कर रहे हैं। यह मैदान समतल सपाट है और जो भारत का उत्तरी मैदान है वो जो है समतल और सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जड़ों निक्षेप से बना है। इन जो उत्तर का मैदान है, भारत का उत्तर का मैदान जो है, इसका निर्माण कैसे हुआ है तो उसके बारे में बता रहे हैं कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जो है और इनकी जो सहायक नदियां हैं इनके द्वारा जो है लाए गए जो है जलोढ़ निक्षेपों के द्वारा जो है उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ है। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं और नदियों के द्वारा जो ये मैदान बनाए गए हैं ये कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ ज़मीन का जो है ज़मीन प्रदान करते हैं। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महान मरुस्थल स्थित है और अब बता रहे हैं कि भारत के पश्चिम भाग में जो है भारत का महान मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। अब ये पहले ये बता रहे हैं कि भारत के जो है पश्चिम भाग में भारतीय महान मरुस्थल है। अब भारतीय महान मरुस्थल की विशेषता नीचे बताई गई है कि यह शुष्क है, गर्म है, रेतीला स्थल है और यहाँ पे जो है वनस्पति की बहुत कम मात्रा पाई जाती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार हैं। अब जो है सबसे ऊपर हमने देखा कि हिमालय है, फिर उसके बाद हमने देखा कि जो है भारत का उत्तरी मैदान है। अब उसके नीचे की बात कर रहे हैं यानी कि और दक्षिण की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, इसका धरातल काफ़ी ऊंचा है। अब जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके बारे में बता रहे हैं कि इसकी आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है और इसका जो है धरातल वो काफ़ी ऊंचा है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी आकृति जो है त्रिभुजाकार है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएँ तथा घाटियाँ स्थित हैं और जो प्रायद्वीपीय पठार है यहाँ पर बहुत जो है पहाड़ी श्रृंखलाएँ और घाटियाँ स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। इसके जो है जो प्रायद्वीपीय पठार है इसके पश्चिम में जो है अरावली श्रृंखला स्थित है जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। इसके बारे में हम पीछे की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि अरावली श्रृंखला जो है वो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। अब यहाँ पे चित्र के माध्यम से यही समझाया गया है कि हमने पहले देखा था कि हिमालय के बारे में, फिर उत्तरी मैदान के बारे में, अब ये जो है प्रायद्वीपीय पठार के बारे में दिखाया गया है, दर्शाया गया है चित्र के माध्यम से कि ये जो है भारत का, अगर ऐसे नक्शा आप देखेंगे भारत का नक्शा बना है और नीचे की तरफ यानी कि सबसे दक्षिण में आप देखेंगे त्रिभुजाकार का जो है वो प्रायद्वीपीय पठार है। अब इसके हम आगे के बारे में अध्ययन करेंगे। बिंद एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियाँ बहती हैं। अब ये दो जो है महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं के बारे में बता रहे हैं कि बिंद और सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है और इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी नदियाँ बहती हैं। तो आप याद रखेंगे कि नर्मदा और तापी जो नदियाँ हैं वे बिंद और सतपुड़ा जो है श्रृंखलाओं से होकर बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। अब यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, नदियों का नाम दे दिया जाता है और पूछेंगे कि ये नदियाँ किस तरफ बहती हैं या किस जो है सागर में गिरती हैं। तो आप यहाँ याद रखेंगे कि नर्मदा और तापी जो है ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं और ये जो है अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या समहाद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। अब जो पठार है उसके बाद बता रहे हैं कि इसके पश्चिम में जो है पश्चिमी घाट, जिसे हम समहाद्री के नाम से भी जानते हैं, तथा पूर्व में जो है पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप है जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा फूटा तथा असमान है। अभी इन्होंने पहले ये बताया कि पश्चिमी घाट जो है कहाँ पे स्थित है, उसके बाद अब बता रहे हैं कि पश्चिमी घाट की क्या विशेषता है और पूर्वी घाट की क्या विशेषता है। तो पहले कह रहे हैं कि पश्चिमी घाट
का जो है विस्तार जो है वो एक समान है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा फूटा है। इन चीज़ों को हम आगे चित्र के माध्यम से और आसानी से समझेंगे। आप बस अब इतना ध्यान रखें कि पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो एक समान रूप से है, जबकि पूर्वी घाट जो है वो बीच में टूटा फूटा है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला और लौह अयस्क की प्रचुरता है, और जो प्रायद्वीपीय पठार हैं इन पे जो बहुत मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं उसके बारे में ये बता रहे हैं। अब ये देखिए आप चित्र के माध्यम से जो प्रायद्वीपीय पठार है इसके बारे में बताएं कि यहाँ से जो है प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट है। इसके पश्चिम देखें, यहाँ पे पश्चिम इधर के साइड में, तो ये पश्चिमी घाट है, ये वाला ये पश्चिमी घाट है। और जो है प्रायद्वीपीय पठार के जो है पूर्व में इस साइड में पूर्वी घाट। ये देखिए आप थोड़ा सा चित्र में काटा फीटा दर्शाया गया है। तो ये जो है इस तरह से जो है पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में है, और पश्चिमी घाट जो है प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में स्थित है। अब यहाँ पे देखें चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि जो है प्रायद्वीपीय पठारों में कोयला और लौह अयस्क पाए जाते हैं। और यहाँ पे देखें दो नदियाँ जिनके बारे में हमने पढ़ा, सहायक नदियाँ जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। अब देखिए हम जो है पूर्वी और पश्चिमी घाट के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे क्लास 6 के अकॉर्डिंग। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान हैं। अब ये बताए हैं, सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके पश्चिम में पश्चिमी घाट है, और प्रायद्वीपीय पठार के जो है पूर्व में पूर्वी घाट है। अब उसके बाद ये इन्होंने ये बताया था कि पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो एक समान है, जबकि पूर्वी घाट का जो है विस्तार वो बीच बीच में कटा फीटा है। अब उसके बाद बता रहे हैं कि पश्चिमी घाट के पश्चिम में उसके और पश्चिम में जो है और पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान है। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी सकरे हैं। अब ये बता रहे हैं जो पश्चिमी घाट के बाद जो तटीय मैदान है, पश्चिम का तटीय मैदान, वो जो है काफ़ी सकरे हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। अब ये ध्यान रखेंगे, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। बहुत बार ये पूछा जाता है कि पूर्वी घाट से ही लोग ज़्यादा जो है बाहर के लोग एंट्री क्यों किए भारत में, पश्चिमी घाट से क्यों नहीं किए। तो आप इन चीज़ों को तभी जान पाएंगे जब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में आपको अच्छे तरीके से जानकारी होगी। पश्चिमी घाट से लोग इसलिए नहीं एंट्री कर पाए क्योंकि पश्चिमी घाट का जो है विस्तार एक समान से ऊपर उठा हुआ है, और उसके जो मैदान है वो सकरे हैं, जबकि पूर्वी घाट टूटा फूटा है, जहाँ से जो है जहाज़ और नाव आसानी से जो है तट पे लग जाती हैं, जिसकी मदद से जो है बाहर के लोग भारत में प्रवेश किए। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ को ध्यान रखेंगे कि पूर्वी घाट जो है वो कटा फीटा है, और जबकि पश्चिमी घाट जो है एक समान रूप से विस्तृत है, और पश्चिमी तट जो है वो पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो सकरे हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान जो है अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं, और जो पूर्वी तटीय मैदान है वहाँ पर ये बता रहे हैं कि वहाँ पर कई जो है पूर्व की ओर बहने वाली कई सारी नदियाँ हैं, जिसमें महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है, और ये नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो आप यहाँ पे ये इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं कि नदियों के नाम दे देंगे और पूछेंगे कि ये इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, या निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐसी है जो पूर्व की ओर बहती है। तो आप याद रखेंगे कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। अब हम आगे की लाइन देखेंगे। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं, और ये जो नदियाँ जो पूर्व की ओर बहती हैं बंगाल की खाड़ी में जो गिरती हैं, ये नदियाँ जो है अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। आप यहाँ पर ये चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। ये देखें आप, ये प्रायद्वीपीय पठार हो गया, इसके देखिए पूर्व में जो है ये कटा फीटा छोटा छोटा बनाया गया है, ये पूर्वी घाट हो गया। इसके बाद देखें ये वाला क्षेत्र जो क्रॉस का निशान बनाया गया है, ये हो गया पूर्वी जो है तटीय मैदान। उसके बाद जो आएगा ये पूर्वी तट होगा। अब इसी तरह जो है सेम जो है पश्चिम में प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट, फिर उसके बाद देखेंगे जो ऐसे क्रॉस का निशान बनाया हुआ है ये पश्चिमी तटीय मैदान हो गया। उसके बाद जो है ये लाइन खींची हुई जो
ये हो गया आपका पश्चिमी तट। अब याद रखेंगे सबसे पहले पश्चिमी तट, फिर उसके बाद जो है पश्चिमी तटीय मैदान, फिर उसके बाद पश्चिमी घाट। अब इधर से याद रखेंगे तो पश्चिमी तट, पश्चिमी तटीय मैदान, फिर पश्चिमी घाट। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब ये बता रहे हैं कि भारत में 2 द्वीप भी हैं। भारत में 2 द्वीप हैं, लक्षद्वीप द्वीप समूह और अंडमान एवं निकोबार। उसके बारे में इन्होंने थोड़ी सी जानकारी दी है जो हमें जान लेनी चाहिए। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अब ये बता रहे हैं कि जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है वो अरब सागर में स्थित है। अगर भारत की लोकेशन हम देखें, अगर हम भारत की लोकेशन देखें तो ये जो है, अगर भारत का आप ये मैप समझते हैं, नक्शा देखते हैं, तो इसमें कह रहे हैं कि जो लक्षद्वीप है द्वीप समूह है वो अरब सागर में स्थित। तो अरब सागर यहाँ पे है, तो यहीं कहीं पर जो है लक्षद्वीप स्थित है, उसी के बारे में बता रहे हैं। और यह केरल के तट से कुछ दूर स्थित है। यहाँ पे केरल है, यहाँ पर केरल है और यहीं के कुछ आसपास में जो है वो लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है, उसी के बारे में लाइनों के माध्यम से बताया गया है। हमें बस इतना ही जानना है। इन्होंने लोकेशन के बारे में भी यहाँ पे बताया है कि लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है, तो वो केरल के पास में है और अरब सागर की तरफ जो है भारत के पश्चिम की तरफ। अब अंडमान एवं निकोबार, अंडमान निकोबार के बारे में हम देख लेते हैं। यह द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब ये बता रहे हैं कि अंडमान निकोबार के लोकेशन के बारे में ये बता रहे हैं कि ये जो है भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी जो है, अगर हम नक्शे देखें तो बंगाल की खाड़ी इस साइड में है, तो यहीं पे जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। उसी के लोकेशन के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। अब यहाँ पे एक सुनामी की परिभाषा बताई गई है कि सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। इनके बारे में हम विस्तृत से आगे की क्लासों में अध्ययन करेंगे। जब हम 11th-12th की क्लासों के NCERT देखेंगे तो उसमें बहुत इन चीज़ों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं प्रवाल। प्रवाल किसे कहते हैं? प्रवाल एक प्रकार के जीव होते हैं। प्रवाल एक प्रकार के जीव होते हैं जिनके कंकाल के ऊपर कंकाल जमा होकर भूमि का निर्माण करते हैं। अब ये बता रहे हैं कि जो प्रवाल होते हैं वो एक तरह के जीव होते हैं और ये जब मर जाते हैं तो इनका जो कंकाल बचता है तो इनके ऊपर जो मर गए दूसरे प्रवाल, फिर उनके ऊपर जो दूसरे प्रवाल मर गए, तो इस तरह से उनके कंकालों के जो है कंकालों के परत दर परत जमा होने के वजह से जो है वे भूमि का निर्माण करते हैं। इसी के बारे में बता रहे हैं कि प्रवाल एक जीव है और जिनके कंकाल के ऊपर कंकाल जमा होकर भूमि का निर्माण करते हैं। और जो लक्षद्वीप अंडमान निकोबार है, इनको बताया जाता है कि ये जो है प्रवाल के द्वारा ही बनाए गए एक प्रकार से भूमि है जो प्रवाल के द्वारा से निर्मित की गई है। चलिए दोस्तों, इस तरह से हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक यू सो मच।